आज हम पढ़ेंगे ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जिन्हें आज हम पढ़ेंगे ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जिन्हें या तो सप्लाई कहा जाता है या या तो गुड्स की सप्लाई कहा जाता है या सर्विस की सप्लाई कहा जाता है। ये सारे ट्रांज़ैक्शंस जिन्हें या तो गुड्स की सप्लाई कहा जाएगा या सप्लाई की सर्विस की सप्लाई कहा जाएगा, वो शेड्यूल 2 में मेंशन किए गए हैं। इस शेड्यूल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले के लॉ में जो बिफोर जीएसटी जो टैक्सेस एप्लीकेबल होते थे, वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सब में कुछ समस्याएं थी। जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस जो थी, उस पर पहले वैट और सर्विस टैक्स दोनों एप्लीकेबल हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इंट्रा स्टेट ट्रेड में अगर कोई ट्रेड इन किस विद इन अ स्टेट हो रहा है, कोई गुड्स सप्लाई किया जा रहा है, तो जैसे ही गुड्स सप्लाई किया जा रहा है, गुड्स सेल किया जा रहा है, उसी समय उस पे टैक्सेबल इवेंट जनरेट हो जाता था और सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स वैट एप्लीकेबल हो जाता था। उसी तरह कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो जैसे ही प्रोविजन ऑफ सर्विस होता था, टैक्सेबल इवेंट जनरेट होता था और उस पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाता था। तो रेस्टोरेंट के केस में रेस्टोरेंट गुड्स भी सप्लाई करते हैं और सर्विस भी सप्लाई करते थे। उस केस में दोनों ही उस केस में दोनों ही ट्रांजैक्शंस पे अलग-अलग एक ही वैल्यू पे जो है सर्विस टैक्स भी एप्लीकेबल होता था और वैट भी एप्लीकेबल होता था। तो एक ही तरह की सप्लाई पे, एक ही तरह की गुड्स के, एक ही तरह की सर्विस पे जब 2 तरह के टैक्स लग रहे थे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। अब इस तरह के ट्रांज़ैक्शन को या गुड्स की सप्लाई कहें या सर्विस की सप्लाई कहें, ये जो एक दुविधा का विषय था, उसको इस शेड्यूल में दूर किया गया और शेड्यूल में इसे कहा गया चूँकि ये कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए इसे हम केवल सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विस कहने की वजह से इस पे सप्लाई ऑफ सर्विस पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं उन्हीं जीएसटी रेट्स के थ्रू इसे टैक्सेबल कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि शेड्यूल 2 में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें या तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है या सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। यहाँ पर इस सेक्शन में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी, उस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट क्राइटेरिया में है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की एक्टिविटीज़ 1A, 1B, 1C में डिवाइडेड है। सबसे पहला ट्रांसफ़र है एनी ट्रांसफ़र इन टाइटल इन गुड्स। अगर किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र होता है, तो उसे क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। जैसे शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट टू हिज कस्टमर। शिवाजी ने अपना रेडीमेड गारमेंट सेल किए अपने कस्टमर को, या एग्जांपल एक्स सेल्स रेडीमेड गारमेंट टू हिज कस्टमर। एक्स ने रेडीमेड गारमेंट अपने कस्टमर को सेल किए, तो यहाँ पे क्या हुआ? रेडीमेड गारमेंट की टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हुई, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। दूसरी तरह का ट्रांसफर क्या है? एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, किसी गुड्स के राइट का ट्रांसफर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? लेकिन टाइटल का ट्रांसफर ना हो, उसे क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड गिव्स अ मशीनरी ऑन टू रेंट पीक्यूआर मैन्युफैक्चरर्स। एक्स लिमिटेड ने अपनी एक मशीनरी पीक्यूआर मैन्युफैक्चरर्स को रेंट पे दे दी यूज करने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ राइट हुआ है। पहले उसे एक्स लिमिटेड के पास उसका राइट था, अब पीक्यूआर मैन्युफैक्चरर के पास है उस गुड्स को यूज करने का राइट। तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, और इस पे जो है सर्विस पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरी तरह का ट्रांसफर है एनी ट्रांसफर और टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट property shall
pass at a future date upon payment of full consideration. एनी टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, किसी भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होगा इस एग्रीमेंट के तहत कि जो प्रॉपर्टी है फ्यूचर डेट में उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसका टाइटल ट्रांसफर होगा जब फुल कंसिडरेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर। ध्रुवा कैपिटल्स ने जो है अपने कस्टमर को हायर परचेज बेसिस पे एक गुड्स सप्लाई किया है। हायर परचेज बेसिस पे आप जानते हैं कि हायर परचेज में क्या होता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे कर देता है उस डेट को माना जाता है कि कस्टमर ने उस गुड्स को फाइनली परचेज कर लिया है, उसी डेट को टाइटल का ट्रांसफर माना जाता है। जबकि उसके पहले के जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उन्हें एज अ रेंट ट्रीट किया जाता है कि वो उस गुड्स को यूज करने का रेंट कस्टमर पे कर रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे सेल एग्रीमेंट जिनमें फ्यूचर डेट में कोई टाइटल ट्रांसफर होना है फुल कंसिडरेशन के मिलने के बाद, ऐसे ट्रांजेक्शन को भी क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। ऐसे ट्रांजेक्शन जो सेल और रिटर्न बेसिस पे किए गए हैं वो ट्रांजेक्शन भी क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर टाइटल का ट्रांसफर होता है किसी गुड्स में तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। अगर टाइटल का ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। एनी लीज टेनेंसी सॉरी एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। ये लैंड एंड बिल्डिंग को अगर लीज पे दिया जाए, उसे ऑक्यूपाई करने का राइट दे दिया जाए तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे लीज एग्रीमेंट ऑफ अ लैंड, किसी लैंड का लीज एग्रीमेंट कर दिया जाए तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उसके बदले जो कंसिडरेशन मिलेगा वो क्या होगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में दूसरा है एनी लीज और लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। किसी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को, किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को क्या किया जाए, रेंट पे दे दिया जाए, लीज पे दे दिया जाए, तो वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। और उस पे सर्विस पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अ शॉप लेट आउट इन अ बिजी मार्केट, एक शॉप है जो बिजी मार्केट में, उसे क्या कर दिया गया है, किराए पे दे दिया गया है। तो ये ट्रांजेक्शन कैसा है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। आगे देखते हैं कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, किसी दूसरे पर्सन के गुड्स पे किसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, कोई प्रोसेस किया जाए किसी अन्य पर्सन के द्वारा, तो वो इस उस अन्य पर्सन के द्वारा जो दिए गई, ये ट्रीटमेंट किया गया, प्रोसेस किया गया, ये किस तरह की सर्विस है, ये किस तरह का ट्रांजेक्शन है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके उस इस तरह की सर्विस के बदले जो ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया गया है, जो कंसिडरेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कि सप्लाई ऑफ सर्विस के बदले वो कंसिडरेशन मिला है। फॉर एग्जांपल, दामिनी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस पे शुभम टेक्सटाइल लिमिटेड ने दामिनी डाइंग हाउस को क्या दिया, अपने क्लोथ्स दिए हैं ताकि उन्हें डाई कर सके। डाई मतलब उसमें कलर चढ़ाना, कलर चढ़ा सके। तो यहाँ पे दामिनी डाइंग हाउस क्या कर रहा है, उस पर कुछ इनपुट्स में लेबर इनपुट दे रहा है, कुछ कलर इनपुट दे रहा है, तो कलर गुड्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो वो गुड्स भी जो है एक सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है। तो कंपोजिटली ये क्या है, जॉब वर्क है। जॉब वर्क जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। जैसे जब आप अपनी स्कूटर या अपनी बाइक को किसी गैराज में ले जाकर के सर्विस कराते हैं तो वो क्या है, जॉब वर्क है। वहां पर क्या होता है, जो जॉब आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी गाड़ी की सर्विस में आपके ऑयल को भी चेंज करता है, कुछ पार्ट्स भी चेंज करता है, और गाड़ी का ओवरऑल जो है पूरा सर्विस करता है। तो वहां पे वो
एज अ लेबर सर्विस भी दे रहा है और उसमें इक्विपमेंट्स या पार्ट्स भी चेंज कर रहा है, तो वहां पे गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई हो रही है, लेकिन वो एज अ कंप्लीट जॉब वर्क है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आएगा। आगे बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट को तीन पार्ट में देखा गया है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट को तीन पार्ट में रखा गया है। पहला है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। अगर कोई बिजनेस असेट्स है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, चाहे कंसिडरेशन के लिए किया जाए और विदाउट कंसिडरेशन किया जाए, तो ऐसा ट्रांसफर या डिस्पोजल क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स 4B पॉइंट में देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स आर पुट टू बिजनेस यूज, पुट टू नॉन बिजनेस यूज वेदर और फॉर कंसिडरेशन। एक बिजनेस गुड्स है जिसे क्या किया गया है, नॉन बिजनेस यूज में ले लिया गया है, चाहे वो कंसिडरेशन के बदले लिया जाए और विदाउट कंसिडरेशन लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, राम सिंह इज अ सोल प्रोप्राइटर। राम सिंह एक सोल प्रोप्राइटर है। ओन्स अ लैपटॉप यूज इन ऑफिस। उनके पास एक ऑफिस का एक लैपटॉप है जो ऑफिस में यूज करते हैं। ही ट्रांसफर सेड लैपटॉप टू हिज सन फॉर मेकिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स। उन्होंने क्या किया, अपना इस लैपटॉप को अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया है, दे दिया है उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स का जो बिजनेस गुड्स है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है वो बिजनेस यूज के लिए यूज हो रहा था, बिजनेस गुड्स था, बिजनेस गुड्स को किस यूज में ट्रांसफर किया गया है, नॉन बिजनेस यूज के लिए ट्रांसफर किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। और इस पे सर्विस जीएसटी के जो सर्विस जीएसटी में जो सर्विस पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं वही रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके बाद है ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस गुड्स व्हेन पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता या उसे टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता या बिजनेस बंद कर देता है, उस केस में क्या होगा। एक अरुण है जो ट्रेडर हैं, he is winding up his business, any goods left in stock shall be deemed to be supplied by him। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस बंद कर देता है या वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रह जाता है, तो जिस डेट से वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा या अपना बिजनेस बंद कर देगा, उसी डेट को ये माना जाएगा कि जो स्टॉक में गुड्स बचे हुए हैं, स्टॉक में जो इक्विपमेंट पार्ट्स या स्टॉक पड़ा हुआ, उसे ये मान लिया जाएगा कि वो उसी डेट को सप्लाई किए गए हैं और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और इस सप्लाई को क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। मींस बिजनेस बंद करने पे जो बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक को क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और उस डेट को मानेंगे जिस डेट को बिजनेस बंद किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी केस में मान लीजिए बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया जाता एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, मिस्टर अरुण अपने बिजनेस को किसी तीसरे, अब मान लीजिए मिस्टर अरुण ने अपने दोस्त विवेक हैं उनको ट्रांसफर कर दिया, कहा भैया अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा, आप अगर बिजनेस चलाना चाहें तो आप बिजनेस चला सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस अपने दोस्त विवेक को ट्रांसफर कर दिया। विवेक ने एज इट इज जैसे बिजनेस चल रहा था उसको टेकअप कर लिया और उन्होंने आगे उस बिजनेस को जो है चलाना शुरू कर दिया। तो इस केस में ये बिजनेस क्या हुआ है, एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हुआ है अदर पर्सन को, तो इस केस में इसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर मिस्टर अरुण अपने किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं बिजनेस चलाने के लिए, वो स्वयं बिजनेस नहीं चलाते हैं, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रह जाते हैं, लेकिन उनके बिहाफ में एक रिप्रेजेंटेटिव है जो बिजनेस को उसी तरह रन करेगा आगे, तो उस केस में भी इसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे कि जो है अरुण ने बिजनेस बंद कर दिया है और स्टॉक में जो पड़ा गुड्स है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव टेकअप कर ले रहा है एज ए टैक्सेबल पर्सन, तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स
नहीं कहा जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट में 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट था कि ट्रांसफर या डिस्पोजल हो जाए बिजनेस असेट का, जो कंसिडरेशन के बदले हो या विदाउट कंसिडरेशन हो जाए, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। दूसरे में कहा गया कि बिजनेस गुड्स को क्या कर लिया गया है, नॉन बिजनेस यूज में ले लिया गया है, उस केस में इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। तीसरे केस में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को बंद कर देता है या वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रह जाता है, तो जिस डेट से वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता है, उसके बिजनेस में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसे उसी डेट को सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। लेकिन उसके एक्सेप्शन कुछ दिए गए हैं कि अगर वह व्यक्ति अपने बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तब फिर उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। या फिर वो पर्सन अपने उसका रिप्रेजेंटेटिव उस बिजनेस को टेक अप कर लेता है और वो टैक्सेबल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उस केस में भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। आगे बात करते हैं कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे रेंट पे दे दिया गया है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जाता है तो ये क्या है, ऐसा रेंट पे देना क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। रेंटिंग का मतलब क्या है, रेंटिंग का मतलब है कि किसी को अलाउ करना उस बिल्डिंग में रहने के लिए, किसी को परमिशन दे देना आने के लिए, ठीक है, या फिर उसको यूज करने का परमिशन दे देना, चाहे उस बिल्डिंग का या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के किसी पार्ट को दे दिया जाए या पूरे इमूवेबल प्रॉपर्टी को दे दिया जाए यूज करने के लिए, उसे कहेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर रेंट पे दी जाती है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। और इसमें कंस्ट्रक्शन में शामिल क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या किसी सिविल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर कोई कंसिडरेशन मिलता है तो वो उस पे जो है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और सप्लाई ऑफ सर्विस मान के जीएसटी उस पे लगाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जहां पे ये जरूरी है कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी जहां पे जरूरी है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करे, तो अगर कंपिटेंट अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है या फिर उस कॉम्प्लेक्स में कोई रहने लगता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, जो भी डेट पहले हो, चाहे सर्टिफिकेट पहले इशू हो चाहे पहले कोई रहने लगे, तो उस केस में अगर कोई रहने लगता है या सर्टिफिकेट इशू हो जाता है कंप्लीशन का, उसके बाद अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव होता है, तो उस केस में उसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस कब तक के लिए है, जब तक कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट इशू होने के पहले कोई कंसिडरेशन मिल जाए या फिर बिल्डिंग के ऑक्यूपेशन के पहले कोई कंसिडरेशन मिल जाए, तो उस कंसिडरेशन को हम जो है सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक एक्स है जिन्होंने डीएलएफ कंस्ट्रक्शन के साथ एक एग्रीमेंट किया, डीएलएफ कंस्ट्रक्शन के साथ एग्रीमेंट किया कि आप जो है मेरी एक बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में टाइम लगना था लगभग 10 से 15 महीने। डीएलएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि डीएलएफ को कहा कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करिए। मिस्टर एक्स ने कहा कि हम आपको पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आपको हम करते रहेंगे। तो अब मान लीजिए पहला इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को गया, तो 1 जनवरी को जो इंस्टॉलमेंट गया, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर फरवरी में गया इंस्टॉलमेंट, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसे कंसिडरेशन मानेंगे कि हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन के बदले ये कंसिडरेशन दिया जा रहा है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर यही दूसरा केस में देखा जाए, मिस्टर एक्स ने डीएलएफ को हायर किया कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और डीएलएफ ने उसको कंस्ट्रक्ट करके एक कंस्ट्रक्ट करके दे दिया बिल्डिंग और कहा कि अब आप यहाँ पे रह सकते हैं, और उसको मिस्टर एक्स ने ऑक्यूपाई कर लिया।
ऑक्यूपाई करने के बाद टोटल कंसिडरेशन जो 30 लाख फिक्स हुआ था उसको पेमेंट किया। तो चूंकि कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन के बाद, ऑक्यूपेशन के बाद वो इशू उन्होंने कंसिडरेशन पे किया है, तो इस केस में इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बिल्कुल नहीं कहेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। तो रूल ये है कि सर्टिफिकेट इशू होने के पहले या फिर ऑक्यूपेशन के पहले जो भी कंसिडरेशन आएगा उसे एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस मान के उसे जीएसटी के एप्लीकेबल उस पर कर देंगे। लेकिन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद या ऑक्यूपेशन में आने के बाद उस बिल्डिंग के, उस कॉम्प्लेक्स के, अगर कोई कंसिडरेशन मिलता है तो फिर उसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। उसके बाद के पॉइंट में है ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्जांपल कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। अगर किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट मिल जाता है, उसको एंजॉय करने का राइट मिल जाता है, तो वो उस तरह का ट्रांजेक्शन भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसको किसी सॉफ्टवेयर का अपग्रेड करना, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और a situation or to do an act। किसी एक्ट को करने से परहेज करना या किसी एक्ट को टॉलरेट करना या फिर किसी एक्ट को करना, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके बाद के पॉइंट में कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। किसी गुड्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें 2 पॉइंट नोट करना है हमें कि पर्पज ऑफ ट्रांसफर क्या है, इररिलेवेंट है, किस उद्देश्य से किया गया है, ट्रांसफर किस उद्देश्य से किया गया वो यहाँ मैटर नहीं करता। और कंसिडरेशन के लिए किया गया है, वो कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है, या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन भी हो सकता है। और कितने पीरियड के लिए किया गया वो भी मैटर नहीं करता है। यानी कि किसी गुड्स के राइट को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है यूज करने के लिए कंसिडरेशन के बदले, तो वो जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, चाहे जितने पीरियड के लिए, पीरियड कितने पीरियड के लिए इशू हुआ है उससे मतलब नहीं है, और जो है उस किस यूज में लिया जाएगा उससे भी मतलब नहीं है। यूज करने के लिए अगर गुड्स को ट्रांसफर किया गया है तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इसके बाद बात आती है कंपोजिट सप्लाई की। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, अल्टरेशन, कमीशनिंग और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in goods is, whether as goods or some other form, is involved in a execution of such contract। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के पास एक कॉमर्शियल फ्लैट्स हैं उसके पास। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपने उस फ्लैट को दिया है कि फ्लैट को एक्स, अब एक वाई है, वाई को रेनोवेट करने के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप जो है मेरे जो फ्लैट हैं इनको आप रेनोवेट कर दीजिए, इसका पूरा डेकोरेशन कर दीजिए, इसका फर्नीचर चेंज कर दीजिए, पर्दे चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स चेंज कर दीजिए और इसका नए लुक में इसको पेंटिंग कर दीजिए। तो ये सब काम करने के लिए वाई को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब मिस्टर वाई के द्वारा उस बिल्डिंग के रेनोवेशन में क्या-क्या सप्लाई किया जा रहा है। पहली चीज तो लेबर सप्लाई हो रहा है, दूसरी चीज फर्नीचर चेंज हो रहा है, तो फर्नीचर को तो आप गुड्स कहेंगे, पर्दे चेंज हो रहे हैं ये भी गुड्स है, गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हैं। तो मिस्टर वाई सर्विस भी सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी सर्विस है या ऐसा काम है जो एक नेचुरली कंपोजिट है, नेचुरली बंडल्ड है। अगर कोई किसी काम को ठेके पे दिया जाता है तो हम मिस्टर वाई अलग अलग बिल नहीं देंगे मिस्टर एक्स लिमिटेड को कि जो है पर्दे पे इतना खर्च हुआ है, फर्नीचर पे इतना खर्च हुआ है, पेंटिंग में इतना खर्च हुआ है, उसमें पेंट इतने का था, लेबर चार्ज इतने की थी। ऐसा तो है नहीं।
वो क्या करेंगे, एक कंपोजिट इनवॉइस देंगे, कंपोजिट बिल देंगे एक्स लिमिटेड को कि हाँ 5 लाख रुपए खर्च हुआ, इतना आपको पेमेंट करना है। तो ये जो कंपोजिट सप्लाई है, ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो ठेके पे काम दिए जाते हैं करने के लिए, वो क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस के उसमें रखा गया है, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स के। कोई ये कहे कि सर फर्नीचर भी तो सप्लाई किया है, तो सप्लाई ऑफ फर्नीचर, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई थी इसलिए इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। तो जितने भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहे जाएंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं वो भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई होती हैं, और इन्हें भी क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स, किसके द्वारा, बाय एनी unincorporated association or a body of persons to a member thereof for cash or deferred payment or other valuable consideration। किसी unincorporated association ने या BOI ने अपने मेंबर को कैश या डेफर्ड पेमेंट के बदले क्या किया है, कोई गुड्स जो है सप्लाई किया है, तो वो क्या है होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो जितनी भी पॉइंट पढ़े, 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट में कुछ पॉइंट के सब पॉइंट भी थे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हमने पढ़े वो कैसे पॉइंट थे, वो ट्रांजेक्शन थे जिसके बारे में जो कंफ्यूजन था उसे दूर किया गया है कि उन्हें हम एग्जैक्टली क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स हैं उन पे गुड्स के रेट एप्लीकेबल होंगे, जो ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है उन पे सर्विसेज के रेट एप्लीकेबल होंगे। तो शेड्यूल सेकंड हमें वो बताता है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हैं जिन्हें निगेटिव लिस्ट में रखा गया है, या जिन्हें ये कहा जाए कि ऐसे एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इन्हें निगेटिव लिस्ट भी कह सकते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन का मतलब है ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। अंडर जीएसटी regime following activities transactions can be termed as neither supply of goods nor supply of services। वो कौन कौन से चीजें हैं, वो सेक्शन 7(2)(a) में दिया गया है। पहला है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में जो एक्टिविटीज दी गई हैं उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। सेक्शन 7(2)(b) notified activities undertaken by government or local authority। लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ने जो है कुछ जो है कोई कुछ ट्रांजेक्शन जो है क्या करती है, नोटिफाई कर देती कि ये ट्रांजेक्शन आज की डेट से या जो भी डेट मेंशन करे उस डेट से ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ऐसे ट्रांजेक्शंस भी क्या आ जाएंगे, शेड्यूल थर्ड में आ जाएंगे। उन्हें ये कहा जाएगा कि ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो मेनली हमें यहाँ देखना है शेड्यूल थर्ड को कि शेड्यूल थर्ड में कौन कौन सी एक्टिविटीज दी हुई हैं जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स के दायरे में रखा जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस के दायरे में। तो ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहली एक्टिविटीज है एम्प्लॉयमेंट की, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सैलरी ले रहा है या कोई परक्यूजिट ले रहा है, कमीशन ले रहा है, किसी भी तरह का फॉर्म ले रहा है जो सर्विस एग्रीमेंट में मेंशन है कि ये कंसिडरेशन पे किए जाएंगे एम्प्लॉय को, तो वो सर्विस जो है जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत दी जा रही है एम्प्लॉय के द्वारा अपने एम्प्लॉयर को, वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। कोर्ट की जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोर्ट्स के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं पब्लिक को या किसी भी व्यक्ति को, तो वो कोर्ट सर्विसेज भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाती। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी शामिल है, हाई कोर्ट भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। और इसमें इसी तरह एमपीज के द्वारा फंक्शन परफॉर्म बाय एमपीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ पंचायत ईटीसी। कुछ जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, इसके जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो फंक्शंस किए जाते हैं, जो वर्क किए जाते हैं, उन्हें जो है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है ना ही सप्लाई ऑफ
गुड्स कहा जाता है। इसी के बाद में फ्यूनरल सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बरियल क्रीमेटोरियम और मर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। फ्यूनरल की जितनी भी सर्विसेज हैं फ्यूनरल से रिलेटेड ही, इवन की डिसीज्ड पर्सन की बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाले व्हीकल का जो रेंट है वो भी ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जब आप कहीं घाट पे जाएं और जो है किसी डिसीज्ड पर्सन की बॉडी को जलाने के लिए आप घाट पे लकड़ियां परचेज करते हैं और कुछ पूजा का सामान परचेज करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं ये गुड्स क्या है, फ्यूनरल किससे रिलेटेड है और ये क्या है एग्जम्प्ट कैटेगरी, ये ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस आते हैं ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स में आते हैं। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। However, construction of complex is chargeable to GST। अगर किसी लैंड को सेल किया जा रहा है या किसी बिल्डिंग को सेल किया जा रहा है तो वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके लिए हमने गुड्स की डिफिनीशन पढ़ी थी। गुड्स की डिफिनीशन में कहा गया था एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स। सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहा गया था और उसमें कुछ चीज़ों को शामिल भी किया गया था। तो जो चीज़ मूवेबल है उसे ही गुड्स कहा जाता है। तो चूंकि लैंड ना तो मूवेबल है, लैंड मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, बिल्डिंग भी इमूवेबल है, तो लैंड और बिल्डिंग चूंकि इमूवेबल है इसलिए ये गुड्स नहीं है, इसलिए इसे सेल ऑफ गुड्स नहीं कहा जाता। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स है जो हमने अभी शेड्यूल 2 में पढ़ा था जिसके बारे में कि जो है ऑक्यूपेशन के पहले जो कंसिडरेशन मिल गया है या सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के पहले जो कंसिडरेशन मिल गया है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो जीएसटी के दायरे में है। लेकिन जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाती है उसके बाद उस बिल्डिंग को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, सेल ऑफ लैंड कहेंगे या सेल ऑफ बिल्डिंग कहेंगे या सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कहेंगे, तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम के बारे में हमने गुड्स की डिफिनीशन में पढ़ा था कि एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आर गुड्स, उसमें इंक्लूड्स क्या था, एक्शनेबल क्लेम। और एक्शनेबल क्लेम में सारे एक्शनेबल क्लेम नहीं थे, केवल लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को ही शामिल किया गया है। तो सभी तरह के एक्शनेबल क्लेम को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है, लेकिन उसमें लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। तो अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग ऑल टाइप ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स नॉट अ सप्लाई एंड नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई सप्लाई नहीं है। उसके बाद सप्लाई बिटवीन टैक्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। किसी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी जो इंडिया की पॉलिटिकल जो एरिया है, पॉलिटिकल एरिया है या बाउंड्री है, उसके बाहर किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, दो टैक्सेबल पर्सन आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के बाहर है इसलिए वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स। वेयर हाउस गुड्स की सप्लाई, अगर वेयर हाउस में कोई गुड्स पड़ा हुआ है तो वहां से अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उस गुड्स के सेल परचेज की, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या नहीं कहा जाएगा। तो जो है सप्लाई बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के इंडोर्समेंट के थ्रू जो सप्लाई गुड्स का सप्लाई होता है वो भी क्या है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो शेड्यूल 3 में हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो है एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ लैंड, एक्शनेबल क्लेम, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम, ये क्या है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम के केस में लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और अदर देन लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग उन्हें हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। तो शेड्यूल हमने आज के लेक्चर में शेड्यूल 2 को पूरा डिस्कस किया और शेड्यूल 3 को डिस्कस किया। शेड्यूल
सेकंड शेड्यूल सेकंड हमें ये कहता है कि कोई सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल थर्ड हमें बताता है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, यानी कि निगेटिव लिस्ट है। तो जो जो सप्लाई ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस केस में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसीलिए इसको निगेटिव लिस्ट कहा जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। थैंक यू।